गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेंस और लेंस पर मैं 2 लेक्चर पहले भी ले चुका हूं, तो अब इसके एप्लीकेशन कुछ एग्जांपल हम इससे रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अब इस तरह से ये 2 लेंस हैं और हमें क्वेश्चन में कहा है कि इस पहले लेंस पर लाइट इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और रिफ्रैक्शन के बाद ये दे रखा है कि जो पैरेलल लाइट बीम है ये इसी तरह से बाहर पैरेलल इमर्ज हो जाती है इस सिस्टम से। फर्स्ट लेंस पर ये फर्स्ट लेंस, ये सेकंड लेंस। फर्स्ट लेंस पर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और रिफ्रैक्शन, यहां से रिफ्रैक्शन होगा, फिर इस लेंस से रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल इमर्जेंट रे is parallel to principal axis. If incident and emergent rays are parallel to principal axis, then what will be the separation between these two lenses? ये हमें कैलकुलेट करना है। तो लिखें इक्वेशन की लैंग्वेज, if If incident and emergent rays are parallel to principal axis, then find distance between these two lenses. ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर दोनों कन्वर्जिंग लेंस है। पहले लेंस पर लाइट आएगी तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद इमेज फोकस पर बनेगी ना, और ये कन्वर्जिंग लेंस का फोकस रियल होता है तो इस तरफ होगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ से रिफ्रैक्टेड लाइट ऐसे जाएगी और यहाँ इमेज बना देगी, और ये जो इमेज बनाएगी यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर बनाएगी। अब जो पहले लेंस ने इमेज बनाई वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज इंफिनिटी पर बना रहा है ना, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट फोकस पर होना चाहिए, और फोकस पर होना चाहिए मतलब इस सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट I1 है, तो I1 फोकस पर होने का मतलब है कि ये डिस्टेंस फोकल लेंथ है 20 के बराबर होगी। अब ये 20 और ये 10, तो अपना आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो इंसिडेंट लाइट है एक सिलेंड्रिकल बीम की फॉर्म में आ रहा है और सिलेंड्रिकल लाइन बीम का डायमीटर मान लो d1 के बराबर है। यहाँ इंसिडेंट लाइट जो है सिलेंड्रिकल बीम की फॉर्म में इंसिडेंट हो रही है जिसका बीम डायमीटर d1 है, तो इमर्जेंट लाइट भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी और इस इमर्जेंट लाइट का बीम डायमीटर d2 हमें फाइंड आउट करना है, या d1 और d2 में रिलेशन निकालना है। तो लिखें सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, तो सेकंड पार्ट है कैलकुलेट रेशियो ऑफ इमर्जेंट एंड इंसिडेंट लाइट बीम डायमीटर। सेकंड पार्ट लिखते हैं कैलकुलेट रेशियो ऑफ बीम डायमीटर ऑफ इमर्जेंट एंड इंसिडेंट रे। इमर्जेंट एंड इंसिडेंट रे के बीम डायमीटर में हमें रेशियो फाइंड आउट करना है कि किसके इक्वल होगा। देखो, अब इस रेशियो को निकालने के लिए मैं ये कंसीडर करता हूं कि ए बी I1 और इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D हम कंसीडर कर लेते हैं, तो हम ये दो ट्रायंगल कंपैरिजन कर सकते हैं। एक तो ट्रायंगल ABI1 एंड सेकंड ट्रायंगल हमारे पास है CDI1। अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर आप देखें तो बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि इसका ये वाला एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल जो है ये वाला एंगल थीटा और ये एंगल थीटा बराबर है। एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल अल्फा बराबर होगा, और इसी तरह से ये बीटा एंड ये बीटा एंगल इक्वल है। इजीली हम देख सकते हैं पैरेलल लाइट्स के करस्पॉन्डिंग, पैरेलल लाइन के करस्पॉन्डिंग। सो
किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो वो तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होने का मतलब है AB साइड और CD साइड का रेशियो इज इक्वल टू होगा इनके बेस रेशियो के बराबर। ये O पॉइंट है, यहाँ पर हम एक और पॉइंट मान लेते हैं E और ये पॉइंट F। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये दो साइड AB के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी I1 इन E और I2 I1 F के बराबर, ये एक दूसरे के इक्वल है। अब AB हमें D1 दे रखा है, CD D2 दे रखा है और I1 E 10 के इक्वल और 20। तो यहाँ से D2 अपॉन हमें D1 निकालना था, तो किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल। ये अपना सेकंड पार्ट का आंसर। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर ये हमें बहुत इजीली नजर आ रहा है। ये वाली साइड 10 है, इसमें ये 20 है, तो ये वाली साइड भी 10 और 20 का अगर इन दो बेस में रेशियो है तो करस्पॉन्डिंग इन परपेंडिकुलर लाइन में भी रेशियो 2:1 का होगा। तो ये साइड इस ट्रायंगल में डबल हो गई तो ये वाली साइड भी डबल हो जाएगी। सो D2 इज इक्वल टू ट्वाइस D1। ये अपना आंसर आया। अब इसका थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, if intensity of incident light is I naught, then find intensity of emergent light। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो जो इमर्जेंट लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी बतानी है हमें क्या होगी। अब देखो इसको निकालने के लिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, थर्ड पार्ट का, इंटेंसिटी को आई के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाय एरिया। अब क्या हो रहा है, यहां पर जितनी लाइट इसके बीच में आ रही थी, इस बीम में जितनी लाइट थी उसकी यहाँ जो पावर थी और आउटपुट में पावर तो बराबर है, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे लेंस जो है 100% ट्रांसपेरेंट है और कोई भी लेंस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो जितनी लाइट एनर्जी इस लेंस पर गिरेगी ना, इस लेंस से इमर्जेंट लाइट की एनर्जी और पावर भी सेम होगी। तो पावर में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, पावर वो की वही है, जो इंसिडेंट लाइट की पावर थी वही इमर्जेंट। ऐसे जो जितनी भी लाइट यहाँ पड़ी है इस पहले लेंस पर, वो दूसरे लेंस में से इन दो लाइनों के बीच में से बाहर निकली है। तो पावर में कोई चेंज नहीं है, पावर कांस्टेंट है। इंसिडेंट और इमर्जेंट लाइट की पावर में कोई वेरिएशन नहीं है, पावर सेम है। तो अब इस बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि इंटेंसिटी एरिया के रेसिप्रोकल होगी, एरिया के रेसिप्रोकल होगी। अब देखो यहाँ इसका इंसिडेंट लाइट का बीम डायमीटर D1 है और यहाँ बीम डायमीटर डबल हुआ। अब अगर डायमीटर डबल होगा तो सिलेंड्रिकल बीम का एरिया 4 टाइम हो जाएगा ना। अगर डायमीटर को हम डबल करें तो बीम यहाँ अगर इसका बीम डायमीटर कैपिटल A के बराबर है तो इमर्जेंट लाइट होगी, जैसे इंसिडेंट लाइट का बीम डायमीटर A1 है और इसका डायमीटर अगर डबल हुआ है तो एरिया 4 टाइम हो जाएगा, तो इसका एरिया उसके एरिया का 4 टाइम होगा। अब एरिया अगर 4 टाइम हुआ है और इंटेंसिटी एरिया के रेसिप्रोकल है, इंटेंसिटी देखो डायमीटर डबल हुआ तो एरिया 4 टाइम होगा और एरिया 4 टाइम हुआ, पावर वही है, तो इंटेंसिटी 1/4 टाइम्स हो जाएगी। तो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी का 1/4। ये थर्ड पार्ट का आंसर क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम थर्ड पार्ट का आंसर कैलकुलेट करेंगे। कर लें इसको नोट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
अच्छा आप देखिए यहाँ पर ये जो लेंस है ना, इसकी फोकल लेंथ m दे रखी है और इस पर लाइट इंसिडेंट होती है पैरेलल, तो सारी लाइट फोकस पर मिलेगी, तो फोकस पर इसकी इमेज बन जाएगी। अभी लाइट पैरेलल आने का मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है, और ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होता है तो उसकी इमेज फोकस पर बनती है, तो फोकस पर इमेज बन जाएगी। अब जो इमेज है ना, इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, इस इमेज की कुछ इंटेंसिटी होगी। अब सेकंड केस में हम ये लेते हैं, या हमें ये दे रखा है कि यहाँ जो लेंस है ना, ये हमारा जो लेंस है कन्वर्टिंग लेंस कुछ इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस के शेप का होगा। इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ तो f है और इसका स्मॉल d का मतलब है डायमीटर ऑफ अपर्चर। डायमीटर ऑफ अपर्चर, अपर्चर से तुम क्या मतलब होता है, ये लेंस की साइज को बताता है। अगर मैं डायमीटर ऑफ अपर्चर को कम या ज्यादा करूंगा तो इस लेंस की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। ये उसकी साइज को बता रहे हैं कि डायमीटर कितना है, ये लेंस छोटा है या बड़ा है, उस चीज को रिप्रेजेंट। अगर डायमीटर ज्यादा है तो लेंस बड़ा लेंस है, लेकिन बड़ा छोटा होने से, डायमीटर में चेंज होने से फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। अब मैं क्या करता हूं, इस लेंस के नीचे वाले पोर्शन को काट कर हाफ कर देता हूं, मतलब इस नीचे वाले पोर्शन को मैंने काट कर हटा दिया, केवल ऊपर ऊपर लेंस है। अब केवल अगर लेंस ऊपर ऊपर होगा, ये हाफ पोर्शन लेंस का होगा, पहले पूरा लेंस था, अब हाफ पोर्शन लेंस है, यहाँ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, तो ये जो लाइट नीचे वाले पोर्शन पे जा रही है तो इसका तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, सीधी निकल जाएगी। अब यहाँ जो ऊपर वाला पोर्शन है, आधा पोर्शन मैंने कट कर दिया, अगर लेंस का आधा पोर्शन नीचे का हटा दूंगा तो इस लेंस की साइज छोटी होगी, लेकिन इसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर इस तरह से लेंस को कट कर देते हैं ना, तो कट करने के बाद भी आधे लेंस की फोकल लेंथ भी वही रहेगी जो पूरे लेंस की है। अगर इस लेंस के इस तरह से हम कई सारे टुकड़े करते हैं, नीचे वाले पोर्शन को हटा दें, तो नीचे वाले पोर्शन को हटाने से इस लेंस की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं है। उसका रीजन है, अगर आधे पोर्शन को नीचे कट करा है तो इस वाली कर्व सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आया, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी कोई चेंज नहीं आया, तो लेंस की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर लेंस को इस तरह से कट करते हैं तो लेंस की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। अब दूसरा देखो, अगर फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आया तो लेंस पर अगर लाइट पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो जहां इमेज बन रही थी पहले, अभी भी इमेज वहीं बनेगी ना। अब इमेज अगर जहां पहले बन रही थी वही इमेज बन रही है, ठीक है, इमेज की डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, इमेज की डिस्टेंस में कोई फर्क, मतलब इस ऊपर वाले पोर्शन पे जो भी लाइट आ रही थी वही जगह फोकस हो रही है, सेम जगह फोकस हो रही है ना। अब सेम जगह अगर फोकस हो रही है तो अब हमारे क्वेश्चन क्या है वो समझो। मान लो यहां जो इमेज बन रही थी, पूरा लेंस जो इमेज बना रहा था उस इमेज की इंटेंसिटी थी I0। अब अगर हमने आधा पोर्शन काट कर अलग कर दिया तो ये जो लाइट आएगी तो फोकस होगी नहीं, तो इमेज पर नहीं पहुंचेगी ना ये लाइट केवल ऊपर वाले आधे पोर्शन पर आने वाली लाइट ही इमेज बनाने में काम आएगी। अब हमें बताना है कि यहाँ जो सेकंड केस में इमेज बनेगी वो उसी जगह बनेगी जहां पहले बनी थी और सेम साइज की इमेज बनेगी, लेकिन इस इमेज की इंटेंसिटी पहले से कम होगी या ज्यादा, और कितनी होगी वो हमें बताना है। कि जो लाइट यहां फोकस हो रही थी उसकी इंटेंसिटी, जो इमेज बनी सेकंड केस में उसकी इंटेंसिटी क्या है। अब देखो इंटेंसिटी क्या है उसको समझने के लिए सेकंड केस में इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाय एरिया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहां पर नीचे वाले एरिया को मैं ए के सिंबल से बता रहा हूं, अब पावर को भी तो लिख सकता हूं इंटेंसिटी इनटू एरिया। भाई इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया, पावर को लिख सकता हूं इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब यहां ऊपर भी एरिया सर, नीचे भी एरिया, लेकिन ये दोनों एरिया अलग अलग हैं, इन दोनों एरिया का डिफरेंस मैं भी समझाऊंगा कि क्या होता है। ऐसा नहीं ऐसे एक काटने एरिया पर इंटेंसिटी डिपेंड ही नहीं कर रही। तो अब इसको समझने के लिए जो हमारा यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है ना,
अब पहले क्या हो रहा था, ये लेंस जितनी भी लाइट इंसिडेंट हो रही थी उसको यहां फोकस कर रहा था, यहां पर फोकस कर रहा था, तो यहां से कितनी डिस्टेंस पर फोकस कर रहा था, f डिस्टेंस पर। अब सेकंड केस में आधा पोर्शन मैंने कट कर दिया, तो भी तो फोकस उसी जगह कर रहा है जहां पहले फोकस कर रहा था, तो डिस्टेंस अगर नहीं बदली तो ये वाला एरिया इस केस में कांस्टेंट है। बेसिकली ऐसे समझो, बल्ब का हमारा एक सोर्स है, अब इससे r डिस्टेंस पर जाता हूं तो लाइट की कुछ इंटेंसिटी होती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाता हूं इंटेंसिटी घटती है ना, इंटेंसिटी, तो ये डिस्टेंस बढ़ाने पर जो इंटेंसिटी में वेरिएशन हो रहा है, ये जो डिस्टेंस बढ़ाने पर एरिया बढ़ रहा है, वही नीचे वाला एरिया है। तो लेकिन अभी पहले भी इमेज इस लेंस से उतनी डिस्टेंस पर बन रही थी जितनी अभी बन रही है, तो नीचे वाले एरिया में तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब ऊपर वाला एरिया जो इस फॉर्मूले में आ रहा है, ये एरिया किसका है, लेंस के इस अपर्चर का एरिया है। अब लेंस को अगर आधा काट दिया तो इसके अपर्चर का एरिया भी पहले के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा। तो ये तो जो A1 वाला एरिया है किसके कारण है, एरिया ऑफ अपर्चर ऑफ लेंस, जबकि ये जो नीचे वाला एरिया है, एरिया ड्यू टू डिस्टेंस है, ये एरिया ड्यू टू डिस्टेंस है, तो इमेज सेम लोकेशन में बन रही है, तो नीचे वाला एरिया तो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन हमने अपर्चर इस लेंस को आधा काट दिया, तो इसका अपर्चर का बचा हुआ एरिया भी आधा हो गया ना। अब एरिया अगर आधा हो गया तो इंटेंसिटी सीधी आधी हो जाएगी। भाई यहां पर पहले पूरे लेंस पर आधी लाइट ही तो फोकस हो रही है इस पॉइंट पर, भाई हमने आधा पोर्शन काट दिया तो नीचे वाली लाइट तो अब यहाँ पहुंच ही नहीं रही, केवल ऊपर वाली पहुंच रही है, तो आधी लाइट वहां पहुंच रही है, तो पावर एक तरह से हमने आधी कर दी, तो पावर आधी कर दी, तो इंटेंसिटी भी, ये नीचे वाला एरिया नहीं चेंज किया, केवल हमने ये वाला एरिया आधा किया है, तो इंटेंसिटी भी हाफ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर, हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हाफ पोर्शन को हम कट कर दें, नीचे वाले लोअर हाफ पोर्शन को कट कर दें, तो इमेज की इंटेंसिटी क्या होगी, तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। अगर हमने इसके अपर्चर का एरिया हाफ किया है तो इंटेंसिटी भी हाफ होगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि इस लेंस पर पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है, लेंस की फोकल लेंथ f है और इसके अपर्चर का डायमीटर d है। अभी ये लेंस यहाँ फोकस पर इमेज बना रहा है, मान लेते हैं अभी जो इमेज बन रही है उसकी इंटेंसिटी I0 है। अब क्वेश्चन में से हमें कहा है कि अगर इसके फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इमेज इफ d/3 डायमीटर पोर्शन कट फ्रॉम द मिडल ऑफ द लेंस, इस मिडल ऑफ द लेंस में से हम d/3, ये जो अपर्चर होता है इस लेंस का सर्कुलर होता है, सर्कुलर डिस्क होती है। अब डिस्क का डायमीटर मुझे d के बराबर दे रखा है, सर्कुलर डिस्क है और डिस्क का डायमीटर d के बराबर दे रखा है, ऐसा समझो इसको अगर हम सामने से देखेंगे तो ये लेंस है और इस लेंस का डायमीटर मुझे क्या दे रखा है, d के बराबर। ये डायमीटर जो लेंस होता है सर्कुलर डिस्क जैसा होता है, इसका डायमीटर d है और मान लेते हैं d डायमीटर का एरिया a के बराबर है। अब क्वेश्चन में से हमें ये कहा है इस डिस्क के अंदर से हमने d/3 डायमीटर की एक दूसरी डिस्क काट कर अलग कर दी, तो d/3 डायमीटर की डिस्क काट कर अलग करूंगा, तो जो डिस्क मैंने काट कर अलग की है उसका डायमीटर इसका 1/3 है, तो उसका एरिया a/9 होगा। जो पोर्शन हमने कट करके अलग किया है उसका डायमीटर क्या हो गया, a/9 हो गया। तो अब रिमेनिंग पोर्शन, जैसे ये लेंस है, अब इस लेंस में से बीच में से ये पोर्शन मैंने काट दिया, तो अब रिमेनिंग पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है उसी में से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो उसी में से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, बैलेंस वाला एरिया क्या हो जाएगा, a माइनस a/9। a/9 एरिया काटकर अलग कर दिया, उससे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो जिस पोर्शन से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका एरिया क्या है, 8a/9। अब जिस पोर्शन का एरिया 8a/9 के बराबर है, दूसरी चीज, अगर इस लेंस को ऐसे बीच में से कट करूंगा तो इसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो फोकल लेंथ तो वही रहेगी लेंस की शुरू में जो थी कट करने के पहले, और बाद में फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा। नाउ व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला था ना I0 इनटू एरिया डिवाइडेड बाय एरिया, और यहां पर ये वाला एरिया कांस्टेंट है,
ये ऊपर वाला एरिया चेंज हो रहा है पोर्शन कट, हमने अपर्चर का डायमीटर कम ज्यादा किया तो उससे ऊपर अपर्चर की साइज को कम ज्यादा करेंगे तो ये वाला एरिया चेंज होगा, और अपर्चर की साइज जो पहले थी एरिया उसका 8/9 कर दिया, ये वाला एरिया कांस्टेंट है, ये एरिया कांस्टेंट है, तो अब इंटेंसिटी जो है इस वाले एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी a डैश के। अब इस एरिया को हमने पहले का 8/9 किया है, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि फाइनल इंटेंसिटी जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है उसकी 8/9 होगी। तो एरिया जितने टाइम्स हुआ है वही इंटेंसिटी हो जाएगा। हमने बीच वाला पोर्शन जो d/3 डायमीटर का था वो कट करके अलग किया, और d/3 का अलग किया तो एरिया 1/9 हुआ, तो 1/9 एरिया हटा दिया, बचे हुए एरिया से हम बचे हुए पोर्शन से हम लाइट का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो बचा कितना एरिया a माइनस a/9, तो 8/9 एरिया हो गया। पहले a एरिया से पर लाइट गिर रही थी, अब 8/9 पर गिर रही है, तो ये वाला एरिया चेंज कर रहे हैं इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में, ये वाला एरिया कांस्टेंट है और ये इंटेंसिटी तो फिक्स है। अब ये एरिया 8/9 टाइम्स हुआ है तो इंटेंसिटी भी 8/9 टाइम्स हो जाएगी। कर दें इसको नोट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज में रिलेशन हम निकालेंगे। इस तरह का रिलेशन हमने प्लेन मिरर में निकाला था, स्फेरिकल मिरर में भी कैलकुलेट किया था। तो यहाँ एक लेंस है और लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस, इस ऑप्टिकल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट है जो जिसकी वेलोसिटी ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग है, तो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। अब देखो अगर ये इधर जाएगा तो ये एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा, और एक्स कोऑर्डिनेट बदलने से अगर हम लेंस फॉर्मूला देखें तो ये होता है 1/v माइनस 1/u 1/f। f तो यहाँ कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट के चलने से लेंस की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। अब f कांस्टेंट है, u बदलेगा तो v भी बदलेगा। अब v में क्या रिलेशन होगा, देखो u क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u में चेंज के बराबर होगी, तो उसी के करस्पॉन्डिंग इमेज की वेलोसिटी आएगी। अब देखिए इसमें क्या है कि यार ये डिस्टेंसेज है, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करो तो वेलोसिटी आता है, हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन हमने इस तरह से किया 1/f, f कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, यहाँ से ये कैलकुलेट करें। अब du/dt, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेलोसिटी के बराबर होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस, और ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और ये लेंस की वेलोसिटी है, तो vl का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लेंस। इसी तरह से dv/dt का मीनिंग ये हो गया। अब यहां हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, बट ये रिलेशन जो एप्लीकेबल है वह लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही है। यस, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन हमने निकाला है ये लेंस के लिए निकाला है, और कहां किस डायरेक्शन में, अलोंग एक्सिस, तो हम सारी वेलोसिटी जो लिखेंगे
प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वाली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो स्फेरिकल मिरर में ये जो फॉर्मूला आया था अलोंग एक्सिस, उसमें यहाँ आगे माइनस साइन आया था, इसमें प्लस साइन आ रहा है, केवल ये डिफरेंस है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ सेकंड केस, अब देखिए अगला पॉइंट ये है परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस हमें बात करनी है। तो यहाँ पर ये लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ f, अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसकी किसी इंस्टेंट पर हाइट h0 है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ अगर ये इस लाइन के अलोंग जाएगा तो इसकी लेंथ से डिस्टेंस तो बदलेगी ही नहीं, तो u नहीं बदलेगा ना, और u अगर कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट है। तो अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो u एंड v आर कांस्टेंट, u एंड v नहीं बदलेंगे, लेकिन h0 बदल रहा है, तो h0 बदल रहा है तो hi भी चेंज होगा, ठीक है। तो hi का एक्सप्रेशन क्या आ गया। अब इससे रिलेशन निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो v और u कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गए, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब नाउ dh0/dt, h0 का मतलब तो डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है, और h0 डिस्टेंस किसकी है, ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहां से मेजर कर रहे हैं, लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस से। अब देखो अगर लेंस अगर ऊपर नीचे चलेगा किसी वेलोसिटी से तो इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी तो ऊपर नीचे होगी, और हम डिस्टेंस यहां से मेजर कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू लेंस, और ये बराबर होगी इसके। इसी तरह से ये आ गया, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब देखो इन रिलेशन में जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग निकालते हैं ना तो यहाँ इसका स्क्वायर आता है, इसमें बिना स्क्वायर का फॉर्मूला है बस। और स्फेरिकल मिरर में इसमें यही आया था, बस आगे माइनस साइन आया था, तो ये रिलेशन है। ये लेंस के लिए फॉर्मूला लगेगा, और वो भी तब जब सारी वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। इसमें जो भी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, इमेज की, लेंस की, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें इमेज की वेलोसिटी बतानी है, क्या होगी। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस समय ऑब्जेक्ट की यहाँ लेंस से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, उस इंस्टेंट पर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी लेंस में उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन को करने के लिए लेंस से रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे। तो लेंस के लिए x कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट 10 पर, रियल ऑब्जेक्ट है तो x कोऑर्डिनेट -10 होगा। अब ये x की फोकल लेंथ, डाइवर्जिंग लेंस है ना, कॉन्केव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव लिखेंगे, क्वेश्चन में +10 दे रखी है लेकिन लिखना -10 ही है। अब लेंस फॉर्मूले से v निकालेंगे, 1/v - 1/u बराबर 1। तो इससे v कितना आ रहा है, -5।
v की वैल्यू -5 आ गई। अब v की वैल्यू -5 आने के बाद देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट करने होंगे। ये जो 5 वेलोसिटी है इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, 5 cos 37, और इसका इधर कंपोनेंट आएगा 5 sin 37। तो लेंस की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 3 है, इस डायरेक्शन में 4 है। तो अब हम जो फॉर्मूला है, जैसे सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट केस में अलोंग एक्सिस, और अलोंग एक्सिस में फॉर्मूला हमारा अगर हम देखेंगे तो लेंस की, हमने ये अगर साइड पॉजिटिव कंसीडर कर ली तो लेंस की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस कितनी है, ये वाला वेलोसिटी ऐसे लेंस की थी, इसका इधर कंपोनेंट 4 है। तो जब मैं अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस लगा रहा हूं तो लेंस की वेलोसिटी 4 लिखूंगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मुझे कितनी दे रखी है 2 के बराबर, ये लिखेंगे। अब इससे इमेज की वेलोसिटी निकाल लेंगे इस डायरेक्शन में, उसको मैं एच डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना उसका इमेज की वेलोसिटी का, उसको इस सिंबल से डिनोट कर रहा हूं। हाँ मुझे ये वेलोसिटी निकालनी है एक्स डायरेक्शन में, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को निकालने का यही फॉर्मूला था, इमेज की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इमेज की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में निकालने के लिए। तो देखो अब क्या आ जाएगी, इमेज की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, तो इमेज की वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, लेंस की वेलोसिटी कितनी है 4 इज इक्वल टू v -5 और u था -10, इसका होल स्क्वायर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 2, लेंस की थी 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इमेज की वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में किसके बराबर होगी, देखो माइनस, ये तो 1/2 बचेगा और 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, और यहाँ -2 बचेगा और ये उधर जाकर +4 होगा। तो अब आंसर क्या आ गया, 4 माइनस हाफ, तो ये आंसर आ गया 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो एक आंसर तो हमारा इस डायरेक्शन में आया, इमेज की वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करेगी। नाउ सेकंड केस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अब देखो परपेंडिकुलर टू एक्सिस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो है ही नहीं, 0 है, और लेंस की वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आया था 3 के बराबर आया था। अब इमेज की वेलोसिटी हमें इस डायरेक्शन में निकालनी है, y डायरेक्शन इसको बोल देते हैं। अब y डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो x डायरेक्शन में तो स्क्वायर होता है, y डायरेक्शन में स्क्वायर नहीं होता, बस ये फॉर्मूले में चेंज है। तो अब y डायरेक्शन में इस फॉर्मूले से हम आंसर निकाले हैं, इमेज की वेलोसिटी इन y डायरेक्शन माइनस लेंस की वेलोसिटी है 3 इज इक्वल टू v था -5 और u था -10, इसका स्क्वायर नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0, लेंस की 3। अब इसको सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे, तो इमेज की वेलोसिटी इन y डायरेक्शन किसके इक्वल आ गई, 3 उधर गया तो +3, और ये तो 1/2 माइनस का 3/2 आएगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो इमेज की वेलोसिटी कितनी आ गई 3/2 इन y डायरेक्शन, ये आंसर। तो इमेज की वेलोसिटी हमने दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैलकुलेट कर ली, इसमें 3.5 आई थी, जैसे ये इमेज है तो इसकी वेलोसिटी 3.5 इधर और इधर 1.5। अब अगर इमेज की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो 3.5 आई के प्लस 1.5 जे के, ये इमेज की वेलोसिटी होगी। तो इस तरह से हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लें इसको नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये दो लेंस है का कॉम्बिनेशन है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमें क्वेश्चन में कहा है कि इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज जहां ऑब्जेक्ट रखा है वही बनती है, तो दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन बताओ क्या होगा। तो इन दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन हमें फाइंड आउट करना है कि किसके बराबर होगा जिससे ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बने। ये बताओ इस क्वेश्चन में टोटल कितनी इमेजेस बनेगी, दो बनेगी ना, दो लेंस है।
दोनों लेंस से एक एक बार रिफ्रैक्शन होकर फाइनल इमेज बन जाएगी। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ, अब इससे लाइट इस लेंस पर ऐसे जाएगी। अब इस लेंस पर लाइट जाने के बाद ये लेंस, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो इस लेंस के फोकस पर है, तो इससे रिफ्रैक्शन के बाद तो लाइट ऐसे पैरेलल हो जाएगी ना। तो पहली इमेज इस वाले लेंस ने कहां बनाई, इंफिनिटी पर। अब इंफिनिटी पर लाइट ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इस सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। अब सेकंड लेंस से रिफ्रैक्शन होगा तो सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर। तो यह इमेज फोकस पर बनाएगा। और हमें कहा है कि ये लेंस इमेज कहां बना है, जहां ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। देखो इस वाले लेंस के लिए लाइट पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल लाइट तो फोकस पर मिलती है। अब इसका फोकस वर्चुअल होगा ना इधर, और यहां से 20 सेंटीमीटर इधर होगा। अब हमें पता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकंड लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनती है वह ऑब्जेक्ट, यहां सेकंड लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे जाती रहेगी, इसका और कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो यही सेकंड इमेज फाइनल इमेज है। और हमें क्वेश्चन में कहा है कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पर बन रही है इस पर, तो I2 इमेज यहां ऑब्जेक्ट पर इस तरह से फॉर्म हो रही है। और ये वाली सेकंड वाले लेंस के लिए लाइट पैरेलल आ रही है, तो ये फोकस पर इमेज बनाना चाहिए, तो ये इसका फोकस है, तो फोकस की डिस्टेंस यहां से यहां तक की 20 के बराबर होनी चाहिए, ये डिस्टेंस 20 के बराबर होनी। अब ये टोटल डिस्टेंस 20 है, ये 10 है, तो सेपरेशन कितना आ गया दोनों लेंसेज के बीच का, 10 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन 10 के इक्वल है। थैंक यू फॉर टुडे।